ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, आज आपको पता है कि हमने जो है वो वर्ब एरर्स के ऊपर काम करना है और ये असाइनमेंट मैं आपको देकर गया था लास्ट लेक्चर में कि अगले लेक्चर में वर्ब से रिलेटेड जो चीज़ें आप खुद पढ़कर आएंगे। जी शाबाश। अच्छा जी, हमाद कह रहे हैं कि समझ नहीं आया, फर्स्ट 10 रूल्स रीड किए थे कि समझ नहीं आई। अच्छा हमाद साहब आपको अभी समझा देता हूँ। देखें, वर्ब में जो चीज़ें हमने सीखनी हैं, जो हमें पता होनी चाहिए, वो पहले नंबर पे है। देखें, एक हमारे पास होते हैं रेगुलर वर्ब, ठीक है, और एक होता है इर्रेगुलर वर्ब। सारा अस्मा कह रही हैं कि वर्कशीट। अस्मा बेटा, किस चीज़ की वर्कशीट आपको चाहिए? क्या प्रोनाउन की वर्कशीट आपको नहीं मिली? बच्चों, क्या प्रोनाउन की वर्कशीट आपको नहीं मिली? 2 वर्कशीट जो हैं वो मैंने हो गई हैं, ठीक है जी। जी अस्मा बेटा, वर्कशीट जो हैं वो अपलोड हो गई हैं और वर्ब की जो वर्कशीट्स हैं वो इंशाल्लाह आज मैं प्रोवाइड कर दूंगा लेक्चर के बाद, और कल तक जो है वो आपको वो भी मिल जाएंगी। जी देखें, सारा कह रही है कि वर्कशीट जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं, सारे देख सकते हैं। अस्मा बेटा, अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली इसको देख लीजिएगा। अच्छा चलें क्विकली, अब मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में काम नहीं करवाना, मेरा बेटा खुद पढ़ा करें, मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूं। देखें, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब, पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं और आपने मुझे बताना है। रमीज, परसों का जो हमारा टेस्ट होगा उसके अंदर वर्ब एरर्स ऐड होंगी, ठीक है। और मुझे ये बताएं कि रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं और इर्रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, जल्दी से बता दें। मैं आपको साथ जो है वो गाइड भी करता जाता हूं। देखिए, रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनकी सेकंड फॉर्म जो है या फिर थर्ड फॉर्म जो है उसके अंदर हम ईडी वगैरह ऐड कर देते हैं। इर्रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं कि जिनकी सेकंड फॉर्म वो डिफरेंट होती है, मतलब उसके अंदर ईडी हम ऐड जो है वो नहीं कर सकते। शाबाश, बिल्कुल सही। अब फॉर एग्जांपल देखें, जैसे मैंने कहा एक हमारे पास वर्ब है रेज, ठीक है। जब हमने अब रेज की सेकंड फॉर्म बनानी है तो ये क्या हो जाएगा? रेज्ड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखें, हमारे पास एक है ले। अब ले की जब हमने सेकंड फॉर्म बनानी है तो ये हो जाएगा लेड, LAID। तो अब यहां पर देखें, शाबाश, रेगुलर वर्ब उसकी सेकंड फॉर्म बनाते हुए ईडी आ जाएगा, और इर्रेगुलर वो होते हैं जिनकी सेकंड फॉर्म बनाते हुए उसके साथ ईडी नहीं आता। इसी तरह देखें, जैसे हमारे पास एक वर्ड है बिल्ड, ये हमारे पास वर्ब है, जब हमने इसकी सेकंड फॉर्म बनानी है तो इसे हम कैसे ईडी नहीं लगाएंगे, बल्कि फिर एंड पे हमें जो है वो कैसे इसको बनाना पड़ेगा? बिल्ट हो जाएगा। रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स ये क्या होते हैं, ये आपने बेटा जहन में रखना है। इसी तरह देखें, हमारे पास जैसे एक वर्ड है ग्रो। अब ग्रो जो है उसकी जब हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ग्रू। इसे जो है वो हम ग्रोड नहीं कर सकते, ठीक है। चलें, शाबाश। अब आपको पता चल गया पहला कॉन्सेप्ट के रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब क्या होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल सिर्फ यहां पर करवाने लगा हूं और आपने मुझे बताना है। नहीं बेटा, BUILED बिल्ड रमीज नहीं यूज होता। अगर कहीं आपने पढ़ा है तो वो एरर होगी, मिस्टेक होगी, अदरवाइज BUILED बिल्ड जो है ये यूज नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। ओके, ठीक है रमीज। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल सिर्फ करवाने लगा हूं और आपने मुझे बताना है कि इस एग्जांपल के अंदर कहां पर एरर है। I bent it down and picked dates, full stop। अच्छा जी, इसमें A, B, C और चलें ये हम जो है वो D कर लेते हैं। ये आपके पास, शाबाश। अब आपको पता चल गया कि यहां पर बेसिकली A एरर है। क्यों? क्योंकि ये जो बेसिकली बेंड वर्ड है ये हमारे पास एक इर्रेगुलर वर्ब है।
तो इर्रेगुलर वर्ब को जब हम कन्वर्ट करते हैं उसकी पास्ट फॉर्म में, तो ये फिर जो है वो इसके साथ टी आ जाता है, ईडी नहीं आता। तो ये जो बेंडेड लिखा हुआ है ये रॉन्ग है। बेंड जो है वो हमारा इर्रेगुलर वर्ब। चले शाबाश। अच्छा, अब मैं आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा चीजों को, आपको ये चीज जो है वो समझ आ गई है। एक एग्जांपल अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं आपसे और पूछ लूं, फिर हम आगे चलेंगे। व्हाट ए होस्ट ऑफ इमोशंस क्लिंग्ड टू हिम, फुल स्टॉप। अच्छा जी, ए, बी, सी और डी। जी रमीज बेटा, ये जो आपने कहा बर्न जो है उसको हम बर्नट भी यूज करते हैं। बर्न जो है उसकी सेकंड फॉर्म जो है वो बेसिकली बर्नड है और थर्ड फॉर्म जो है उसकी बर्नट है। ठीक है। अच्छा जी, यहां पर सब कह रहे हैं कि सी ऑप्शन, यहां पर हमें एरर है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये जो क्लिंग जो है ये इर्रेगुलर वर्ब है, इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो बनती है क्लंग। तो क्लिंग्ड जो है हम इसको इस तरह इसकी फॉर्म नहीं बना सकते। ठीक है। तो इस सेंटेंस के अंदर वर्ब की जो मिस्टेक है वो आपको नजर आ गई कि तो अब आपको रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब जो है उसका पता होना चाहिए। अब यूएचएस के पास पेपर में एक जो एग्जांपल आई हुई है वो कर लेते हैं और आपने मुझे उसका बता देना है कि यहां पर आपको क्या मिस्टेक नजर आ रही है। नहीं तंजिया बेटा, क्लैंग नहीं होती। अच्छा, तैयबा कह रहे साइलेंस इज द बेस्ट वॉइस। चले जी, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट वर्ब एरर्स में आपने सीखना है वो है, एक हमारे पास होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, और एक हमारे पास होते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। शाबाश डियर स्टूडेंट्स, बताएं कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं। शाबाश। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनके बाद जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? इन ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता। आर नॉट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट बट ए पोजीशन। देखो बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनके बाद कोई वर्ब आता है। इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि उनके बाद हमें एक प्रेपोजिशन मिलती है। ये याद रखें, यहां ब्रैकेट में लिख दूं, वी डू नॉट यूज प्रेपोजिशन आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब। ये याद रखें, जो ब्रैकेट में मैंने आपको लिखकर बताया है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद हमेशा हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं कि जिनके बाद हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता बल्कि एक प्रेपोजिशन मिलती है और उस प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा होता है जो बेसिकली पिछले वर्ब को जो है वो मॉडिफाई कर रहा होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर क्या फर्क होता है ये आपको जो है वो समझ आ गई। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं कहता हूं दे हैड
reached to the big crossroads near the GPO. फुल स्टॉप. अब हमारे पास ये एक सेंटेंस है. अब ये देखें, इसमें हमने एक वर्ब यूज किया है, रीच. रीच बेसिकली हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है. तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसके बाद प्रेपोजिशन नहीं आती, बल्कि उसके फौरन बाद उसके बाद हमें क्या मिलता है, एक ऑब्जेक्ट मिलता है. तो हमने यहां पर रीच जो है इसके बाद हमने एक प्रेपोजिशन भी लगाई है. तो अब आपको पता चल जाएगा कि अगर ये हमारे पास इस तरह सेंटेंस आ जाए और ये हमारे पास ए पोर्शन है और दूसरा जो है लेट्स से कि हमारे पास ये ऑप्शन है और तीसरा जो है हमारे पास ये ऑप्शन है, ये तीन ऑप्शन है, तो आपको फौरी तौर पर आइडिया हो जाएगा कि इसमें कौन सा जो है वो किस जगह पर हमें एरर जो है वो मिल रही है. इसी तरह एक और सेंटेंस मैं आपको करवाता हूं, देखें. एटम बॉम्ब्स हिट ऑन न्यूयॉर्क. इस सेंटेंस के अंदर बताएं कि कहां पर आपको एरर नजर आ रही है. आपको फौरी तौर पर जो है वो पता चल जाएगा. इसी तरह देखें, मैं कहता हूं नॉर्मा सेट हर चेयर एंड spoke after a moment. ये जो मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा है इसमें एक ये ऑप्शन है हमारे पास, एक हमारे पास लेट से ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है और एक हमारे पास ये ऑप्शन है. इस सेंटेंस में देखें कि आपको कहां पर जो है वो एरर नजर आ रही है. शाबाश. एक और सेंटेंस लिख रहा हूं. 5 bombs had felled in and around Brookfield. फुल स्टॉप. अच्छा जी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और यहां पर सी ऑप्शन. अब ये जो तीसरा सेंटेंस है इसमें जरा मुझे बताएं कि शाबाश इसके अंदर आपको जो है वो कौन सी एरर जो है वो किस जगह पर नजर आ रही है. जी बेटा, आपको पता चल गया होगा अब तक कि हमारे पास जो तीसरा सेंटेंस है इसमें ये जो ए है यहां पर एरर है, क्योंकि हेड के बाद हमने बेसिकली जो हमने वर्ब यूज किया है जैसे कि फॉल या फिर फेल, तो अब ये एक बेसिकली जो है वो हमारा इर्रेगुलर वर्ब. तो यहां पर सही ऑप्शन क्या आनी चाहिए, फॉलन. हम ईडी नहीं लगा सकते. तो ये जो हमारा पिछला कॉन्सेप्ट था आपको वहां से जो है ये चीज समझ आ गई होगी. चले जी, मैं इनको मिटा रहा हूं. रमीज बेटा, क्या आपका क्वेश्चन है, कौन सा आप पूछ रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है और चले मैं आगे चलते हैं. ये एक सेंटेंस जो है जो पास पेपर में आया है, आपने इसमें से मुझे बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो ठीक है. गौर से पढ़िएगा. इन नॉर्थ अफ्रीका
comma, he barely escaped assassination at the hand of the governor of the province. In North Africa, he barely escaped assassination at the hands of the governor of the province. ये दो सेंटेंस हैं, ये ए और ये बी। जरा बताएं कि इनमें सारा बेटा ऊपर वालों में ओके मैंने बताया नहीं आपको। अगर आपको नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ ले, मैं आपको बता देता हूं कि कौन से सेंटेंस हमने लिखे थे। ये जो दो सेंटेंस आपके सामने हैं ये पास पेपर से। अच्छा जी, रमीज कह रहा है ए सही लग रहा है। रमीज दोबारा से पढ़ें और मुझे बताएं कि इसके अंदर कौन। अच्छा जी, सादे कह रही आई थिंक बी। जरा कॉन्सेप्ट समझें अपने जहन के अंदर कि नॉर्थ अफ्रीका में वो बमुश्किल ही कत्ल होते बचा उस सूबे के गवर्नर के हाथों। गवर्नर के हाथों। तो जब हम प्लूरल यूज कर रहे हैं अच्छा, आमना को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। ठीक है बेटा, मैं इस लेक्चर के एंड पे आपको समझाता हूं। आमना बेटा ये वाला जी बिल्कुल, यहां पर देखें हैंड और ये है हैंड्स। नॉर्थ अफ्रीका में वो बमुश्किल उस सूबे के गवर्नर के हाथों कत्ल होते हुए बचा। तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि जब हम प्लूरल यूज कर रहे हैं तो फिर आगे हमारा जो वर्ब है वो भी किस सेंस में इस्तेमाल होना चाहिए, या उसके साथ जो हम कोई भी मॉडिफायर यूज कर रहे हैं। जी आमना बेटा, मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ लिया है। ठीक है कामिल, तो इन चीजों का मेरा बेटा आपने ख्याल रखना है। जब कोई सेंटेंस आए उसको गौर से पढ़ना है आपने, और मिस्टेक्स जो है वो नहीं करनी। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और चीज जो मैं आपको बताने लगा हूं वो ये है कि अगर किसी जुमले के अंदर हम वर्ब यूज करते हुए, लेट्स से कि हम गेट का वर्ड यूज करते हैं या फिर हम हैव यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, गेट यूज करते हैं या हैव यूज करते हैं, उसके फौरन बाद हम जो है वो वर्ब यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद हम जो आईएनजी वाली फॉर्म यूज करते हैं। तो इसका बेसिकली जो मतलब होता है वो ये होता है टू मेक समबॉडी या फिर समथिंग start and cause somebody to be doing something respectively। ये समटाइम्स जो है वो एरर बच्चे कर जाते हैं, वो ये है कि देखें अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं जिसमें हम गेट का वर्ड यूज करते हैं या फिर हैव का वर्ड यूज करते हैं या कोई भी इस तरह का वर्ब यूज करते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद हम वर्ब की जो है वो आईएनजी वाली, इसका मतलब है कि ये बेसिकली उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारा मेन वर्ब जो है उसके बाद आईएनजी वाला आ रहा है। तो इसका मकसद ये होता है कि हम
ऐसा सेंटेंस लिख रहे हैं जिसमें हम किसी को फोर्स कर रहे हैं, किसी को हम जो है वो इंस्पायर कर रहे हैं कि वो कोई काम करे, और जब वो कोई काम करता है तो उसके बदले में उसकी जगह उसके अल्टरनेटिव तरीके से या उसके रेस्पॉन्स में एक और एक्शन भी जो है वो हो रहा होता है। एग्जाम्पल समझें, टू नॉट गेट हिम टॉक अबाउट हिज इलनेस, फुल स्टॉप। हमारा कह रही मैं रूल ना याद करूं तो ज्यादा अच्छा टेस्ट होता है। ये तो आपकी बात सही है जी बेटा आमना, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूं। अभी ये जो आपके सामने मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, वैसे तो आपको ये पढ़ के आना चाहिए, वो ये है, और अब आपने काइंडली ये जो रूल अभी हम पढ़ रहे हैं इसको जहन में रखना है कि जब हम गेट या हैव का वर्ड यूज करते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो फिर उस ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए वो कौन सी आनी चाहिए? टू मेक समबडी स्लैश समथिंग, ये STH का मतलब है समथिंग। आपने वर्ब की फॉर्म जहन में रखनी है, वो ये है कि अगर हम जुमले में गेट या हैव यूज करें और उसके फौरन बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करें, तो ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? ING वाली फॉर्म आनी चाहिए। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे मैं देखें यहां पर A, ये मैंने कर दिया B, और ये मैंने कर दिया C, और ये मैंने कर दिया D। ये मेरा बेटा आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ऊपर वाला रूल देखें और उस रूल के मुताबिक इस सेंटेंस को देखें, तो मुझे बताएं कि यहां पर क्या गलती है। चले एक और एग्जांपल, ही हैड अस टू लाफ ऑल थ्रू द मील। अच्छा जी, A, B, C और D। शाबाश। अब ये दूसरा सेंटेंस है, इसमें भी आपको अब देखें, ये हैव या मतलब इसकी पास्ट फॉर्म हैड यूज किया, हैड के बाद हमने एक ऑब्जेक्ट यूज किया है, ऑब्जेक्ट के बाद फिर जो वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए वो कौन सी आनी चाहिए? लाफिंग। इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं है? चले ओके जी, ये आपको समझ आ गया? हाँ भाई हमाद, आप कह रहे थे मैंने 10 रूल्स पढ़े हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आई। हमाद बेटा अब आपने जल्दी से रिस्पॉन्ड करना है, अब आपको समझ आ रही है? अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक और जो चीज आपको समझाना चाहता हूं कि अगर फर्ज कर ले हम जुमले के अंदर गेट का वर्ड यूज करते हैं और उसके बाद हम कोई ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं? एक इन्फिनिटिव यूज करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? मेक समबडी टू डू समथिंग but there is often an idea of difficulty। जी बिल्कुल। अच्छा जी, सारा बेटा आपको कौन सा रूल नहीं समझ आया? रूल नंबर 2 कौन सा था जो मैंने आपको करवाया? जी हाँ, ये स्टूडेंट ने इधर लिख भी दिया है कि अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव बेसिकली होता है टू
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये बहुत ही मजेदार चीज है। ये कॉन्सेप्ट ये है कि जो पिछला इससे मैंने आपको अभी रूल बताया था वो ये है कि अगर हम गेट या हैव यूज करें और उसके बाद हम जो है वो कोई ऑब्जेक्ट लगाएं और ऑब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाएं, ये हम उस वक्त सेंटेंस यूज करते हैं कि जब हम किसी को जो बात कह रहे हैं वो हमारी बात फौरी तौर पर बड़ी आसानी से मान लेगा। जैसे डू नॉट गेट हिम टॉकिंग अबाउट हिज इलनेस। अब टू टॉक अबाउट हिज इलनेस इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। उसके लिए उसे कोई फिजिकल फोर्स, फिजिकल पावर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम जुमले के अंदर गेट यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद हम कोई इंफिनिटिव यूज करते हैं, तो वो उस वक्त हम यूज करते हैं कि जब हम किसी को कोई काम करने के लिए कायल कर रहे हों लेकिन वो काम आसान ना हो, उस काम करने के लिए कोई मुश्किल, कोई दुश्वारी पेश आ रही हो, वो काम जो है वो एक आदमी के लिए करना इतना इजी नहीं है। तो इस सेंस में हम जो एक तरीकाकार बनाते हैं सेंटेंस में, वो क्या होता है कि गेट के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, इन्फिनिटिव यूज करते हैं। अब देखिए मैं आपको दो एग्जांपल्स यहां पे करवाता हूं, आपको दोनों समझ आ जाएंगी। जैसे देखें हमने यहां पर किया गेट द कैटल गो फुल स्टॉप, इट इज ए थर्स्टी वर्क फुल स्टॉप। हमने यहां पर ये हमारे पास बी, ये हमारे पास सी और ये हमारे पास डी, ये ऑप्शंस आ गए। अब मैं आपको एक और एग्जांपल करवाता हूं, ये देखिए आई कैन नॉट गेट दैट चाइल्ड गो टू बेड फुल स्टॉप। ए बी सी और ये हमारे पास जो है डी ऑप्शन। सादिया ने पहले ही बता दिया, देखें बेटा कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि देखें आपको कोई भी बंदा कहीं भी इतनी ज्यादा एग्जांपल्स नहीं करवा सकता और ये चीजें आपके पास इसका मटेरियल अवेलेबल भी है, आप चीजों को आसानी से समझ भी सकते हैं। लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर चाहे वो जो मर्जी आपको सेंटेंस दे दे आपको समझ आ जाएगी। अब ये जो आपके पास दो एग्जांपल्स हैं, इसके अंदर देखें कि हम क्या करते हैं कि गेट या हैव और उसके बाद वर्ब यूज और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। उस ऑब्जेक्ट के बाद आईएनजी वाली फॉर्म हम उस वक्त लगाएंगे जब वो काम करना मुश्किल नहीं होगा। गेट द कैटल गो, केतली जो है उसको जलाए रखो। अब केतली को जलाने में उसे कोई काम नहीं करना, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, दिस इज वेरी इजी। तो फिर जब काम आसान होगा और आपके कहने से वो काम बड़ी आसानी से हो भी जाएगा और जिसको आप परसुएड कर रहे हैं ये काम करने के लिए वो आपकी बात मान लेगा, तो फिर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी वाली। गेट द कैटल गोइंग। अब अगर आप किसी को कोई काम कायल परसुएड कर रहे हैं, कोई काम करने के लिए आप कायल कर रहे हैं कि चलो मेरा बेटा शाबाश ये काम करो, लेकिन वो आदमी आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा, आप उसे परसुएड नहीं, जी मैं कामिल आपको एक और एग्जांपल देता हूं, वो आपकी बात नहीं मान रहा, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, उसमें हम ये वाला रूल अप्लाई करते हैं कि गेट यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और उसके बाद हम फिर इंफिनिटिव यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस कैसे होगा, आई कैन नॉट गेट दैट चाइल्ड।
अब देखें यहां पर ये हमने गेट यूज किया, उसके बाद हमने ये ऑब्जेक्ट यूज किया, ऑब्जेक्ट के बाद फिर हमने क्या यूज करना है, इन्फिनेटिव। और मैंने आपको बताया कि इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप किसी को परसुएड नहीं कर पा रहे तो फिर आप ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव यूज करते हैं, और अगर आप किसी को परसुएड कर पा रहे हैं फिर आप ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। एक और जैसे देखें, ये कामिल ने कहा सी इफ यू कैन, मैं ऊपर जरा इरेज कर लूं ताकि जगह हमारे पास बन जाए। ये देखें, सी इफ यू कैन गेट द कार स्टार्ट, फुल स्टॉप। ए बी सी और ये हमारे पास डी आ गया। अरे देखो कि क्या तुम गाड़ी जो है वो स्टार्ट कर पा रहे हो या नहीं, क्या तुम गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो कि नहीं। क्या कह रहे हैं, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी इन्फिनेटिव पास्ट पार्टिसिपल, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट। बेटा यही तो मैं समझा रहा हूं कि देखो अगर गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी आ गया, इसका मतलब है कि ये आप उस वक्त यूज करते हैं जब आप किसी को परसुएड, जो काम करने के लिए कह रहे हैं वो काम हो सकता है, वो काम हो रहा है, वो काम करेगा, ठीक है। और अगर आप गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये काम करना मुश्किल है। ये काम जो है, ये नहीं है कि वो आपकी फौरन बात जो है वो मान लेगा और जो वो काम करना चाह रहा है वो फौरी हो भी जाएगा। जैसे वो कहता है कि गेट द कैटल गोइंग, इसका मतलब है कि ये कैटल को जलाना इट इज वेरी इजी, मतलब वो कैटल को नहीं जलाना, इसका मतलब है कैटल को गर्म करना, उसके नीचे आग जलाना, और वो काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये काम नहीं हो सकता, जैसे सी इफ यू कैन गेट द कार स्टार्ट, देखो अगर तुम गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो या नहीं, तो इसमें पॉसिबिलिटी आ गई ना। इसका मतलब है कि गाड़ी को स्टार्ट करना, इसके अंदर एक आइडिया ऑफ डिफिकल्टी है। हो सकता है गाड़ी स्टार्ट हो जाए, हो सकता है गाड़ी स्टार्ट ना हो, लेकिन जब वो कहता है गेट द केटल गोइंग, के जो केतली है उसको गर्म करो, उसके नीचे आग जलाओ, इसमें आइडिया ऑफ डिफिकल्टी नहीं है, ये काम हो जाएगा। अफीरा कह रही हमें कैसे पता चलेगा, जैसे मुझे पता चल, जैसे सेंटेंस से पता चल रहा है। गेट द केटल गोइंग, जब वो कहता है कि केतली को जला दो, अब वो ये तो नहीं कह रहा कि देखो अगर जो है वो केटल जल सकती है या वो उसके नीचे आग चला सकते हो कि नहीं। अगर मैं ये कह रहा हूं, अब देखें, सी इफ यू कैन गेट द kettle गो। ये मेरा बेटा जरा सेंटेंस देखें। अब जब मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि यार जरा देखो, अगर तुम केतली के नीचे जो है, ये आई थिंक केटल जो है KETTL, हाँ, केतली के नीचे देखो अगर तुम आग जला सकते हो कि नहीं। इसमें मैं उसको जब बात कह रहा हूं, इट्स अप टू हिम, कि हो सकता है वो ये काम कर ले, हो सकता है उससे ये काम ना हो। शाबाश सादिया, जब हम ये बात करते हैं, जब हम एक ऑप्शन दे देते हैं कि ये काम हो भी सकता है और ये काम नहीं भी हो सकता, उस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आगे इन्फिनेटिव यूज करना होता है। अगर हम 100% कह रहे हैं कि जो मैं काम कह रहा हूं ये होगा, उसके अंदर आइडिया ऑफ डिफिकल्टी नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। शाबाश। अब देखो जैसे रमीज ने कहा,
आई कैन गेट द कैटल गोइंग, मैं, इसका मतलब है कि इसके अंदर आपको कोई आइडिया ऑफ डिफिकल्टी आपको नजर आ रहा है और उसके अंदर उसकी विल भी नजर आ रही है। तो जिसमें विल नजर आ रही हो उसमें हम आईएनजी वाली फॉर्म यूज करते हैं, और जिसमें दो ऑप्शंस हो उसमें फिर हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं। तो फिर ये क्या होगा, सी इफ यू कैन गेट द कार स्टार्टिंग, नहीं, सी इफ यू कैन गेट द कार टू स्टार्ट, सी इफ यू कैन गेट द कैटल गोइंग, नहीं, कैटल टू गो। चले एक और सेंटेंस देखें। Ain't you got anybody whom tells you to wash your face? अब देखें इसके अंदर हमने ये गेट या गॉट उसकी पास्ट फॉर्म यूज की है, उसके बाद ये हमने ऑब्जेक्ट यूज किया है, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब है। एंड यू गॉट एनीबडी होम टेल यू टू वॉश योर फेस। अब ऑप्शन है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसे बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते हैं। अच्छा जी, दुआ कह रही हैं कि एंड कर दें। सारा क्या कह रही हैं? जी बिल्कुल जरफ शान, यही है, इसके अंदर एक कंडीशन लग जाती है, इसके अंदर एक चॉइस आ जाती है, हां या ना, हां या ना। अगर ये चॉइस जुमले के अंदर मौजूद हो तो फिर इन्फिनेटिव यूज करते हैं, अगर ये चॉइस जुमले के अंदर मौजूद ना हो फिर हम इन्फिनेटिव यूज नहीं करते, फिर जो है वो हम जेरेंड यूज करते हैं, आईएनजी वाल, ठीक है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। अब यहां पर देखें, एंड यू गॉट एनीबडी होम टेल यू, क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं, अब हो भी सकता है, नहीं, वो उसे बता भी सकते और नहीं भी बता सकते। तो जब एक चॉइस आ जाती है तो फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, एंड यू गॉट एनीबडी होम टू टेल यू टू वॉश योर फेस। चल ओके जी। अच्छा भाई, अब इससे रिलेटेड आगे जो चीजें हैं, ये जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म होता है मैं सारी बाकी चीजें आपको भेज रहा हूं, उनको आपने पढ़ना है, और अगले लेक्चर में अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसा कि यहां पर आमना जो है उसने हमसे एक क्वेश्चन किया था, और वो आमना का क्वेश्चन जो है वो मुझे भूल गया है, मैंने कहा था मैं लेक्चर के एंड पे बताऊंगा। हमारा बेटा वर्कशीट्स प्रोनाउन की सारा बता रही थी, अपलोड हो गई है, वो आप देख सकती हैं। अच्छा, सारा कह रही हैं रूल नंबर 2, ओके जी। मैं समझाता हूं। सारा बहुत ही आसान है, देखो हमारे पास ना जो वर्ब हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। देखो बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इनट्रांजिटिव वो होता है जिसमें वर्ब प्लस प्रेपोजिशन होता है। बहुत ही आसान। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके फौरन बाद आपको
ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है कि जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आपने जुमले के अंदर कोई कहानी बनानी है तो फिर आप क्या करते हैं कि उसके बाद आप एक प्रेपोजिशन यूज करते हैं और फिर उस प्रेपोजिशन के साथ उसके आपने एंड पे एक नाउन या प्रोनाउन या कुछ भी ऐसी चीज जो है वो लिखते हैं। बहुत आसान से एग्जांपल आपको करवाऊं सारा। आप देखें, मैं कहता हूं आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। अब इसमें देखें वर्ब क्या है, ये वर्ब है, और इस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? बेसिकली विच रिसीव द वर्ब, जो उस एक्शन को रिसीव करता है। तो यहां पर एक्शन किस पर हो रहा है? फुटबॉल पर। तो यहां पर ये जो हमारा वर्ब है प्ले, ये क्या है? ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर एक ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं कहता हूं आई गो, मैं जाता हूं टू स्कूल। ऐसे वर्ब्स जो बगैर प्रेपोजिशन के इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, वो वर्ब जो बगैर प्रेपोजिशन के इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और वो वर्ब जिसको बगैर प्रेपोजिशन के हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है? वो इनट्रांजिटिव वर्ब। अब यहां पर देखें, जैसे ये हमारे पास ये वर्ब गो है, अब गो के फौरन बाद देखें हमें एक प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी पड़ी। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा वर्ब है? इनट्रांजिटिव। सर प्रीकर्सर पर आ गया है, वापस आ गया वापस। अच्छा रमीज। अच्छा जी, अब सारा मुझे बताएं, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं? रूल नंबर 2 जो हमने किया था वो ये है कि ऐसा वर्ब जिसके बाद प्रेपोजिशन नहीं आती, ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जिसके बाद हमेशा कोई ना कोई प्रेपोजिशन आती है, उस वर्ब को क्या कहते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, चलें। हाँ जी, और चलें जी। बच्चों मुझे बताओ, अब मैं बाकी चीजें जो शेयर करूंगा वो आपने पढ़नी है। अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट की ना समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, काइंडली मेरा बेटा थोड़ा सा फोकस करें, अब टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। आप खुद से भी मेहनत करें, काम करें, और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह आप लोगों को कामयाब करें। ठीक है, चलें अब मैं टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है बेटा, 1 मिनट मुझे दीजिएगा बस, मैं देखने लगा हूं कि टेस्ट किधर गया। टेस्ट जरफशान का क्या क्वेश्चन था? ओहो जरफशान बेटा, सॉरी मैंने आपका क्वेश्चन देखा नहीं। आप ऐसा करो, आप मुझे जो है ना वो इनबॉक्स में फिर अपना क्वेश्चन कर दो, मैं आपको वहां पे आंसर कर देता हूं जी। और अगर आपको टेस्ट शो नहीं हुआ तो अपना पेज रिफ्रेश कर लें। जैसे ही आप पेज रिफ्रेश करेंगे आपको ऑप्शन मिलेगी स्टार्ट टेस्ट की, आप उसे क्लिक करें, आपका जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा।
चलें, अल्लाह हाफिज़।